हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को भारत की नई जनसंख्या नीति और उससे उपजी जो नई राजनीतिक तत्व सामने आए हैं उसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। नई जनसंख्या नीति में जो नीतिगत जो मामले हैं उसमें ये कहा जा रहा है बच्चे दो ही अच्छे, लेकिन यह जो बात कही जा रही है ये वास्तव में उत्तर प्रदेश में चुनाव है और चुनाव के दरमियान फिर से कोई धार्मिक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि यह एक क्लैश हो और जिसका फ़ायदा राजनीतिक तत्वों को मिले। यह जो जनसंख्या की जो बात हो रही है कि यह जनसंख्या ही बढ़ती जनसंख्या और इसका जो और स्वरूप विकराल होता जा रहा है इसको ही केंद्र में माना जा रहा है सारी समस्याओं का, खासकर आर्थिक गतिविधियों और आर्थिक जो नीतियां हैं और जितने भी सरकारी नीतियां हैं और भी जितने भी कार्यक्रम हैं सब पर जो अतिरिक्त दबाव है उसको जनसंख्या का कारण बताया जा रहा है। जबकि हम देख रहे हैं कि आज एक है मानव संसाधन एक तत्व बनकर उभरा है। जैसे चीन ने अपनी विशाल जनसंख्या को एक संसाधन के रूप में प्रमोट किया और उसका लाभ उठाया। भारत ने ऐसा नहीं कर पाने के कारण भारत में यह जनसंख्या एक समस्या बन गई है जरूर, लेकिन यह एक केवल राजनीतिक मुद्दा ही न बन के रह जाए, क्योंकि इसमें मूल रूप से मुसलमानों को निशाने पर रखा गया है, क्योंकि मुसलमान ही सबसे अधिक जाहिली, गरीबी, आर्थिक रूप से कमज़ोर और भी भयावह धार्मिक कट्टरता, इन सब जितने भी जो तत्व हैं इनका प्रभाव इस पर सबसे ज़्यादा है। वैसे हम हिंदुओं में भी जो इस चीज़ को पाते हैं कि जो हाशिए पर हैं, जो निचला तबका है, जो बहुत गरीब है, उनके यहाँ भी यह जनसंख्या का यह जो विस्तार है या उनके बच्चों की और उनकी संख्याओं की जो वृद्धि है वह भी भयावह है। इसलिए हम केवल मुसलमानों को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। और दूसरी ओर यह भी देखा जा रहा है कि हर जनगणना के बाद भारत में मुसलमानों का प्रतिशत बढ़ रहा है। 16 से 18% हो जाना यह भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जहां मतदान की शक्ति है उससे सरकार बनती बिगड़ती है, वह भी एक फैक्टर हो गया है जो बहुसंख्यक हिंदू हैं अल्पसंख्यक मुसलमानों पर दबाव बनाने के लिए। लेकिन वास्तव में इसकी यह सतही मूल्यांकन होगा और इन सब घटनाओं को उत्तर प्रदेश चुनाव को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है ताकि एक धार्मिक क्लैश हो और जिसका फ़ायदा मिले। यह हमेशा से होता रहा है, जब जब चुनाव होते हैं ऐसे ही विवादित मुद्दे उठाए जाते हैं। लेकिन जैसे ही सरकार को यह लगा कि इस जनसंख्या नीति से केवल मुसलमान ही नहीं बहुसंख्यक हिंदू भी इसमें प्रभावित होंगे और दो बच्चों के इस कानून से हमारे अधिकांश विधायक भी बाहर हो जा रहे हैं, अधिकांश लोग इसमें नौकरी और दूसरे आर्थिक सरकारी लाभों से वंचित हो जा रहे हैं, तो इस पर फिर से चुप्पी लाद ली गई है। लेकिन यह चुप्पी खतरनाक है। यह समस्या जरूर गंभीर है कि भारत की जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या को कैसे हम एक स्वरूप दें। पहले तो इसके बारे में हम इसके कारणों की पड़ताल करते हैं कि भारत में इस जनसंख्या वृद्धि का, इस जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या है। ये जनसंख्या वृद्धि को हम देख रहे हैं कि जो मध्य वर्ग है या उच्च वर्ग है, ये मध्य वर्ग या उच्च वर्ग में जो बच्चों की संख्या है वो सीमित क्यों है। वो अब 2 के बजाय अब 1 की बाध्यता पर उतर आए हैं। इस मानसिकता को, इस कारणों को पहले समझना होगा कि ऐसा मध्य वर्ग उच्च वर्ग क्यों कर पा रहा है। खास उच्च वर्ग में मुसलमान भी, उच्च वर्ग के जो मुसलमान हैं उनके यहाँ बहुत बच्चे नहीं हैं, उनमें तो वो धार्मिक कारण वहाँ नहीं बनता है, वहाँ तो सीमित संख्याएं हैं। और हिंदू धर्म में तो
देख रहे हैं कि जो महानगरीय जीवन है, नगरीय जीवन वाले जो भी परिवार हैं, वो एक या दो, अधिकतम दो की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इसमें न कानूनी कोई दबाव है, न कोई दूसरा सामाजिक दबाव, न धार्मिक दबाव। यह वास्तव में आर्थिक दबाव का कारण है। और इसी चीज़ को हम एक व्यापक रूप से जब देखते हैं तो यही कारण है कि पश्चिमी दुनिया के देशों में जो वहाँ जनसंख्या का जो स्तर है या जनसंख्या की जो बढ़ती जो गतिशीलता है वो स्थिर है या नकारात्मक तक चली गई है। कोई सरकारी नीतियाँ इस पर काम नहीं कर रही हैं। इसका साफ साफ है कि बढ़ती जनसंख्या के कारणों को पहले ढूंढना होगा। हम देख रहे हैं कि जो सबसे निचला तबका है, जो आर्थिक दबाव और अत्यंत गरीबी में जी रहा है, वह क्यों नहीं अपने बच्चों की संख्या को सीमित कर पाता है। इसके पीछे कई कारण हैं। उसमें सबसे बड़ा कारण है कि उनकी जो बदतर स्थिति है, उनकी जो मौलिक जो आवश्यकताएं हैं, उनकी की पूर्ति नहीं हो पाती है। वो इतने अस्त व्यस्त अराजक पारिवारिक माहौल में जी रहे हैं कि उनको अपने भविष्य के बारे में चिंता की बात ही नहीं समझ में आती है कि भविष्य में क्या होगा, जब उनका वर्तमान ही बुरी तरह से अराजक है और व्यवस्थित है। तो वो अपने बच्चों को भविष्य और अपने उनके परवरिश और उनकी शिक्षा और उनके कैरियर और उनके तमाम चीज़ों के बारे में क्या सोचेंगे। यानी कि मूल कारण है जो निचला तबका है, जहाँ जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती है, उनका जीवन यापन का स्तर और उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी पूरी व्यवस्था उनकी अराजक अव्यवस्थित है। और इस कारण से वो अपने बच्चों के बारे में सोच नहीं पाते हैं, और यही कारण है। इसके साथ साथ जो हम देख रहे हैं कि एक यह भी भावना चलती है कि अधिक बच्चे होंगे तो उसमें से जो बीमारियों से और विभिन्न कारणों से मरेंगे, तो उसमें जो बचेंगे वही हमारा अस्तित्व बने, वही हमारी पहचान बने। यानी कि स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव आज हम देख रहे हैं कि जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसका विस्तार जरूर हुआ है, लेकिन जो निजी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनकी तुलना में वो हमेशा से कमज़ोर क्यों पड़े हैं, उस पर लोगों का विश्वास क्यों नहीं हो रहा है। और वहाँ की जो स्थिति है, इससे उस निचला तबका को जो इससे प्रभावित है उसको इसका लाभ पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा है। तो स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव के कारण वो अपने बच्चों की संख्या को बढ़ाते हैं कि कारण कि उनसे वो कोई तो बचेगा, कोई तो रह जाएगा। ये भी एक कारण है। लेकिन दूसरा कारण है कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उससे जो परिवार नियोजन और महिला की जो अन्य समस्याएं हैं उसको भी इसके द्वारा जो स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और उसकी आसान पहुंच से हम महिलाओं की समस्या को भी इससे हम जोड़ सकते हैं, उससे जनसंख्या पर नियंत्रण पाया जा सकता है। लेकिन यहाँ हम मुसलमानों में जो जनसंख्या वृद्धि का जो ग्राफ है वो बहुत अधिक होने का कारण, एक कारण यह भी माना जाता है कि वहाँ धार्मिक जो कट्टरता है, जो धार्मिक अतिवादी विचार है, वो निचले तबकों में जो है वो काफ़ी व्याप्त है। फिर उसी में अभिजात वर्ग जो हैं, जो मुसलमानों में भी जो उच्च वर्ग हैं, उनमें यह नहीं है। वो निम्न वर्ग के उस धार्मिक मानसिकता को भुनाते हैं और फ़ायदा उठाते हैं। यहाँ भी यही बात है कि उनको इसका खुली छूट रहती है, उन पर यह धार्मिक एक तरह से दबाव डालते हैं या धार्मिक रूप से ऐसा माहौल बनाते हैं कि जनसंख्या वृद्धि को वो एक तरह से प्रमोट करते हैं। तो यहाँ धार्मिक कारण, अभिजात वर्गीय मुसलमानों के कारण यह मुसलमानों के निचले तबके में जनसंख्या वृद्धि होती है। इसके बाद जो हिंदू धर्म में या इस्लाम में भी जो निचला तबका है वो इसलिए भी जनसंख्या को बढ़ाने की कोशिश करता है या बढ़ाता है कि एक मान्यताएं होती हैं कि अधिक संख्या होगी, अधिक बच्चे होंगे, अधिक बेटे होंगे तो एक लाठी बनेंगे, वो हमारा एक तरह से ताकत बनेंगे, और वो जब बड़े होंगे तो अधिक से अधिक कमा कर लाएंगे और जिससे कि हमारी आर्थिक तंगी दूर होगी।
यह भी एक कारण होता है कि अधिक बच्चे पैदा करो, अधिक से अधिक उनको योग्य और अधिक से अधिक काम पर लगाओ, मजदूरी करें या जो भी करें, वहाँ से वो आर्थिक रूप से लाएंगे। और दूसरी कि उनका समाज पर, अपने बेटों की ताकत पर एक प्रभाव डालेंगे कि उनके पास 5, 7, 6 लाठी है। यह भी एक भावना रहती है निम्न तबकों में, ग्रामीण निम्न तबकों में। यह भी एक विचार काम करता है जनसंख्या के बढ़ाने में। वैसे हमेशा से परंपरा से कहा जाता रहा है कि जनसंख्या वृद्धि का का मूल कारण शिक्षा है, अशिक्षा है। शिक्षा का अभाव, अशिक्षा के कारण लोग इतने नहीं हो पाते हैं कि वो इस चीज़ को समझ पाएँ कि अधिक संख्या होने पर, अधिक बच्चे होने पर उनकी स्थिति क्या होगी, उनका क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो एक कारण शिक्षा को भी माना जा सकता है। लेकिन शिक्षा भी जो निम्न तबका है वो अपने बच्चों को शिक्षित क्यों नहीं करता? इसके पीछे भी यही कारण है कि उनको लगता है कि यह शिक्षा पाकर ये एक बेरोजगारी का नया कारण बनेंगे, नौकरी मिलेगी नहीं, काम मिलेगा नहीं, अंत में ये विभिन्न तरह की डिग्रियां लेकर अंत में ये पाएंगे क्या? वही मजदूरी तो करना है, तो शिक्षित होकर फायदा क्या है? ऐसे में चाहिए कि शिक्षा को हम उपयोगितावादी बनाएं, उन्हें हम रोजगार मूलक बनाएं। वैसे सरकार इस पर काम कर भी रही है। वैसे और भी कई कारणों में एक महत्वपूर्ण कारण माना जा रहा है भौगोलिक कारण। भौगोलिक कारण में यह भी माना जाता है कि जो चावल या धान उत्पादन वाले क्षेत्र होते हैं, जहां भात और इस सब का भोजन इनका मुख्य भोजन है, और फिर जो मैदानी क्षेत्र होते हैं, इन सब क्षेत्रों में भौगोलिक जो तापमान और तमाम तरह के कारणों को यह भी कारण बताया जाता है कि जनसंख्या बढ़ने का एक कारण उनका जो भोजन और उनका जो खान पान है वह भी इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है। खासकर जहाँ धान उत्पादक जो क्षेत्र हैं, चाहे वो भारत हो या चीन हो या इंडोनेशिया या कहीं भी, जो भात या चावल प्रेमी जो होते हैं, वहाँ जनसंख्या वृद्धि को भी एक कारक माना गया। लेकिन इन सब कारणों को अगर हम सबों पर विचार करें तो सीधा सा जवाब मिलता है कि निम्न तबका, जो निम्न वर्ग है और जो मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग, उनकी मौलिक चीज़ों को जब गौर से देखेंगे तो साफ साफ पता चलता है कि वास्तव में मध्यम वर्ग ने अपने बच्चों की संख्या को सीमित क्यों किया और निम्न वर्ग क्यों नहीं कर पा रहा है। इस सब बातों पर गौर करेंगे तो मूल कारण है कि मध्यम वर्ग, यह जो बढ़ती जो भौतिकवादी व्यवस्था है, आर्थिक जो रस्साकसी है और जो जिंदगी की वह पोह में जो भविष्य का जो डर है कि आगे मेरे बच्चों की स्थिति क्या होगी, उनका कैरियर कैसा होगा, अगर हम उसका लालन पालन, अच्छे स्कूल, अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य, अच्छे तमाम तरह के मानसिक विकास के लिए हमें अगर कम रहेगा, तब हम उसको बेहतर ढंग से एक अच्छा भविष्य दिला सकते हैं। यही फैक्टर बिना कड़े कानून के कारगर साबित हो रहा है, जैसा कि हम शहरों में देख रहे हैं। लेकिन गांव में यह व्यवस्था, यह बात आई ही नहीं कि उनको अपने बच्चों के भविष्य और उनके तमाम तरह की ज़रूरतों के बारे में एक चेतना आए। यह कारण है कि वो खुद ही जब आर्थिक रूप से विपन्न है, स्थिति खराब है, तो वो अपने आने वाले भविष्य के बारे में क्या सोचेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें सुधार कैसे हो, तब होना क्या चाहिए। बढ़ती जनसंख्या समस्या जरूर है, इसके लिए कई इसमें उपाय बताए गए हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले हमें स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना होगा। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार में परिवार नियोजन और उससे संबंधित तमाम चीज़ों की पहुंच निम्न तबका को आसान करना होगा। और दूसरा, बच्चे या जो भी हैं उनके जीवन प्रत्याशा की जो बात है, जीवन प्रत्याशा को हमें एक सुरक्षित करना होगा। तब जाके यह जो डर है कि अधिक बच्चे होंगे तो उसमें से बचेंगे, यह खौफ मिटेगा। तो इससे भी
बच्चे की वृद्धि पर एक तरह से रोक लग सकती है। दूसरा है कि सबसे महत्वपूर्ण है ये जो आर्थिक गतिविधियों का विस्तार हो रहा है, जिसमें निम्न तबका जो है, जो अत्यंत गरीब है, जहां जनसंख्या विस्फोट सबसे ज़्यादा होती है, उसकी आर्थिक गतिविधियों के विस्तार में सहभागिता या उनको भी इसका लाभ मिले, इस पर भी गौर करना होगा। कारण कि अगर वो आर्थिक रूप से जब मजबूत होंगे तो स्वाभाविक है उनको अपने बच्चे और उनके भविष्य के बारे में चिंता होगी, तो वो जो है इसको बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने के बारे में सोचेंगे। जैसा कि मध्यम वर्ग को नई आर्थिक नीतियों और तमाम तरह के आर्थिक गतिविधियों से जो आंशिक लाभ हो रहा है, उसी का परिणाम है। यह लाभ आंशिक या जो आर्थिक लाभ है उसको निम्न तबके तक पहुंचाना होगा। लेकिन इन सबों के बीच जो है वो सबसे बड़ा कारण है सरकार की नीतियों का दोष। सरकार की सबसे बड़ी नीति जो है, जो निम्न तबका है, जो अत्यंत गरीब है, जहाँ बच्चे की संख्या बढ़ती है, वहाँ तुष्टीकरण की नीति अपनाए हुए हैं। तुष्टीकरण की नीति में यह साफ दिखता है कि वो जो अनाज वितरण का है, 25 किलो अनाज 1, 2, 3 रुपए पर सबों को उपलब्ध कराना, और भी कई तरह के उनको कई तरह के आर्थिक सहायता देना, ये सब ढकोसले, यह जो दान या इस तरह से जो आर्थिक सहायता की बात हो रही है, यही एक बड़ी समस्या बन गई है। इससे क्या हो रहा है कि वह जो निम्न तबका है वह बस अपने उन आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, निश्चिंत हो जाते हैं। लेकिन सरकार को चाहिए कि इस तुष्टीकरण की नीति के बजाय उनके आमूलचूल आर्थिक बदलाव के बारे में सोचें। उनका कैसे आर्थिक स्थायित्व विकास हो, वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने। उनको जब तक आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे तब तक वो आर्थिक जो रस्साकसी है, जो आर्थिक लाभ के बाद आगे की जो भौतिक सुख और जो भी और भी जो आवश्यकताएं हैं, उसका विस्तार जब तक नहीं होगा, जैसा कि मध्यम वर्ग में होता है, वो जो भी थोड़ी बहुत आर्थिक उनकी स्थिति ठीक होती है तो वो और बेहतर के रस्साकसी में फंस जाते हैं या उनके उपाय में लगते हैं। भौतिक संसाधनों का अधिक से अधिक अपने यहाँ जो उपाय करना, या फिर उससे भी अधिक है कि वो तमाम जो ज़रूरतें हैं, जो तकनीकी विकास और तमाम चीज़ों की पूर्ति के लिए लगे रहना, यह जब तक उस निम्न तबके को इसकी पहुँच नहीं होगी तब तक वो इन बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। इसलिए सरकार को या सामाजिक व्यवस्थाओं में सबको यह देखना होगा कि उन लोगों को भी आर्थिक विकास के मुख्य धारा में लाकर पूंजीवादी, भौतिकवादी, भोगवादी इन सब चीज़ों का जब तक चस्का नहीं लगेगा तब तक वो अपने बच्चों और उसके कैरियर, उसके भविष्य के बारे में चिंता नहीं होगी, और नहीं होने पर वो जनसंख्या वृद्धि के कारकों को तरह से उसकी अवहेलना करेंगे, उससे बहुत अधिक प्रभावित नहीं होंगे। कड़े कानून से उनको क्या फ़ायदा होगा, उनसे प्रभावित नहीं होंगे। उनको क्या चुनाव लड़ना है, उनको क्या नौकरी पानी है। हाँ, सरकारी नीतियों की जो बात होती है कि उनको जो दिया जाता है विभिन्न तरह के अनुदान और विभिन्न तरह की आर्थिक सहायता और बहुत तरह के खाद्य पदार्थों की चीज़ें, उसमें अगर कटौती होगी तो असंतोष और बढ़ेगा। इसलिए हमें समस्या के मूल जड़ में पहुंचना होगा और आर्थिक गतिविधियों के विकास में उन निम्न तबके को, जहां चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, सबको शामिल करना होगा। तभी जाकर यह बढ़ती जनसंख्या पर हम नियंत्रण पा सकते हैं। और इसमें सरकार के साथ साथ सबों को सोचना होगा।